नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकी को उम्र कैद, लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। कानपुर से बन रहा था हिजबुल का बेस। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज, 14 दिनों में सीएम का तीसरा दौरा। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को मिला एलडीए आवास, 369 आवेदकों की निकली लॉटरी। बसंत कुंज के प्रधानमंत्री आवास में मिला घर। महाकुंभ में एआई कैमरा करेगा श्रद्धालुओं की गिनती। प्रयागराज में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हेड काउंट के लिए की जा रही है हाईटेक। प्रधानमंत्री के साथ 13 अखाड़ों के संत साझा करेंगे मंच। पहली बार प्रधानमंत्री पूजन करके महाकुंभ की करेंगे औपचारिक शुरुआत। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई गलन, 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। तीसरी बार दिन का तापमान रहा सबसे कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज। 14 दिनों में सीएम का तीसरा दौरा है। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 14 दिनों में सीएम का तीसरा दौरा आज। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। बता दें 14 दिनों के भीतर ये सीएम का तीसरा दौरा है। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण सीएम योगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। पूर्व राष्ट्रपति का रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जेके ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। जेके ऑर्गेनाइजेशन के 140 साल पूरे होने पर समारोह आयोजित। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जेके ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। जेके ऑर्गेनाइजेशन के 140 साल पूरे होने पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। जेके ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जेके ऑर्गेनाइजेशन का 140 साल पूरा होने पर यह समारोह। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जेके ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में कानपुर के कचहरी स्थित जेएनके कॉलेज मैदान में एक धार्मिक गुरुओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हिंदूवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों ने उपस्थित हुए। कार्यक्रम के आयोजक अरुण पुरी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब हिंदू समाज
चुप नहीं बैठेगा। बहुत दिन हिंदुओं समाज ने अत्याचार सहा है। मक्खन चटवाले व बांसुरी बजाने का समय बीत चुका। अब हिंदू समाज जाग गया है और अन्य धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख समुदाय के धर्म गुरुओं ने हाथों में तलवार और तख्तियां लेकर मंगलमुखी लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर शोभा बढ़ाई। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास 36 हवाई हमला शास्त्र हैं। यदि जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार यदि 2 शास्त्रों का मुंह को बांग्लादेश की ओर कर दे तो बांग्लादेश को अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार से पाकिस्तान को काट कर बांग्लादेश को अलग किया गया, उसी प्रकार से बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाएगा। सभी आक्रोशित हिंदुओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आह्वान किया है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह खासकर हिंदुओं और अल्पसंख्यक, चूंकि वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सारे समाज हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में हर व्यक्ति को रहने की पूर्ण आज़ादी है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, सभी जातियाँ बड़े सम्मान के साथ रह रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ऐसी मंशा थी उनकी कि आज हिंदुओं को वहाँ लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो बांग्लादेश सरकार अभी होश में आ जाए। अगर बांग्लादेश सरकार होश में नहीं आई तो निश्चित रूप से उनका वही हाल होगा जो आज सीरिया और अन्य देशों का हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार से हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदू माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा है, इसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए 3 दिसंबर को पूरे देश के हर जिला केंद्र पर हिंदू ने अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट किया था। आज सभी महानगरों में अब अपना आक्रोश प्रकट करके बांग्लादेश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे विश्व के मानवाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश भी खंड खंड होकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम भारत कर सकता है। भारत के धैर्य की परीक्षा बांग्लादेश न ले। देखिए, हम लोग पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सनातन समाज पे अत्याचार की एक पराकाष्ठा पार कर दी है। हम उन लोग को बस एक ही बात याद दिलाना चाहेंगे, मैं इसमें लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, एक ही बात याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की वजह से आज बांग्लादेश है। भारत की सेना एक तरीके से तुम्हारे पिता है जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक माता है भारत जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो उन लोग को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो यही भारत की सेना जिसने आपको जन्म दिया है वो भारत बांग्लादेश आएगी और आपको ये बता देगी, वो आपको सिखा देगी कि अगर बांग्लादेश में रहना, जो इस्कॉन को, मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ना करें। ये तो भारत सेना अगर वहां आ गई तो बांग्लादेशियों को बता दिया जाएगा कि बांग्लादेश में रहना है तो राधे राधे कहना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर है। शहर में हरियाली और सौंदर्यीकरण का खास ख्याल रखा जा रहा है। नए पार्क, साफ सुथरी सड़कें और हरे भरे पेड़ों से शहर को सजाया जा रहा है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। आइए एक नजर डालते हैं इन तैयारियों पर। ग्रीन कुंभ पहल के तहत अगले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, इसलिए शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए कई तरह के पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का मेला महाकुंभ, जिसमें देश और दुनिया के लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे, उनको हरित कुंभ का दर्शन प्रयागराज कराने जा रहा है। लगभग 4 लाख पौधे पूरे शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं। इसके पहले नगर निगम प्रयागराज ने 1,20,000 पेड़ लगा करके एक सघन जंगल का निर्माण किया है। करोड़ों रुपए के निवेश का मकसद प्रयागराज की सड़कों को हरियाली से भरकर सुंदर बनाना और उनकी खूबसूरती बढ़ाना है। महाकुंभ की ओर जाने वाले प्रमुख चौराहों और प्रमुख सड़कों को सुंदर बनाने का काम भी प्रगति पर है। बसवार में लगभग 25 लाख टन कूड़ा समाप्त करके जो कूड़े से भूमि खाली हुई, उस भूमि पर
27,000 पौधे रोपित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 5 लाख पौधे इस हरित कुंभ बनाने के लिए प्रयागराज के अंदर बनाए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ चौराहों पर ग्रीनरी, रोड के डिवाइडर पर ग्रीनरी और उसके पाथवे पर ग्रीनरी, इसमें भी सुंदर सुंदर तमाम प्रकार के फूल हैं, पौधे हैं, जो बहुत ही सुंदर आकृति में लोगों के मन को लुभाने का काम करेंगे। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ अगले साल 14 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। खबर चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां ब्राह्मण विरोधी अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य दलित नेत्री मीरा भारती द्वारा सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी की थी। इसके विरोध में भाजपा नेत्री विनीता द्विवेदी व ममता तिवारी ने समर्थकों संग कलेक्ट्रेट व एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ब्राह्मणों को लेकर ओछी बयानबाजी की है। महिला नेत्रियों ने बाद में एसपी अरुण कुमार सिंह को ज्ञापन देकर जिला पंचायत सदस्य की गिरफ्तारी की मांग की है। मीरा भारती के खिलाफ आंदोलन करने आए थे और एसपी महोदय से मिले हैं और एसपी महोदय जी ने बोला भी, आश्वासन भी दिया कि जो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ हम करेंगे। और इस चीज को सभी मानते हैं कि जो टिप्पणी उसने की है बहुत ही अभद्र टिप्पणियां किया। एक महिला होकर महिलाओं के बारे में उसने अभद्र टिप्पणियां किया है और फेसबुक के माध्यम से किया था कि जाति पाति की करो विदाई, अब ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। क्या ये शोभा देता है? एक महिला का शोभा देता है? इसके खिलाफ हम यहाँ से लेके अगर कोर्ट तक भी हमको जाना पड़ेगा तो इसको जेल की सलाखों के बीच में हम पहुँचा करके ही रहेंगे। है कि ये जो सूचक शब्द इसने इस्तेमाल किया, ये कैसे कर दिया, इसकी कैसे हिम्मत हुई, कहाँ से इसको संरक्षण मिला? हम लोग तो चमार कहने में भी संकोच लगता है। हम उनको अपना भाई बनाते हैं, भाई मानते हैं, बनाते भी नहीं मानते भी हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि ये मतलब ब्राह्मण की बेटी और चमार की लुगाई? चमार शब्द बोलने में भी हमें ये लगता है कि अरे छोटे भाई ये नहीं बोलना चाहिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम लोग को टारगेट बना करके ये गलत सलत टिप्पणियां करती है और चित्रकूट की मात्र शक्तियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। और चित्रकूट के साथ साथ भाई हम लोग के भी तो की होती तो अभी पूरी समाज की बेटियां जेल की रोटियां तोड़ रही होती और सभी घरों में घुसे हुए हैं और आज भी मीरा भारती स्वतंत्र घूम रही। खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पौष राजनगर क्षेत्र बीकानेर रेस्टोरेंट में ग्राहक को परोसे गए खाने में प्लास्टिक निकल आने का मामला सामने आया है। पति पत्नी दोनों खाना खाने बीकानेरी रेस्टोरेंट पहुंचे थे। ऑर्डर लेकर जाने के बाद वेटर ने बताई गई डिश का थाल ग्राहक के सामने परोसा। दंपति के भोजन शुरू करते ही अचानक निवाले के साथ एक प्लास्टिक का टुकड़ा आ गया। ग्राहक ने काउंटर पर जाकर रेस्टोरेंट मैनेजर से इसकी शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने बात सुनकर हंगामे की स्थिति से बचने को चूक के लिए खेद जताते हुए ग्राहक को संतुष्ट कर दिया। इस तरह रेस्टोरेंट स्टाफ की चूक परिसर के अंदर सहजता से निपट गई। तीर्थराज प्रयाग में आयोजित हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं खासकर बुजुर्ग वर्ग का बेफिक्री से आस्था की डुबकी लगाना मुमकिन होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सूबे की सरकार इस बार पर्याप्त चिकित्सा संसाधन जुटाने को प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक व चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने वर्चुअल बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सहयोग से इस बार प्रदेश की डबल इंजन सरकार महाकुंभ में देश भर से जुटने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सोच के साथ विदा करना चाहती है। इसलिए योगी के भरोसेमंद अफसरों में गिने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद को नवगठित महाकुंभ जिले का डीएम बनाया गया। महाकुंभ में जुटने वाले श्रद्धालुओं को अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य संबंधित सहूलियतें मुहैया कराने पर सरकार का फोकस है।
इसीलिए विभागीय कैबिनेट व राज्य मंत्री ने तमाम जिम्मेदारों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने महाकुंभ परिसर में स्थापित किए जा रहे 100 और 25-25 बेड के दोनों अस्पतालों की व्यवस्थाएं समझी। साथ ही MOU करने वाले निजी अस्पतालों के जरिए महाकुंभ के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर संचालित होने वाली एम्बुलेंस के साथ जरूरतमंदों को मांग पर जल एम्बुलेंस सुविधा भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। महाकुंभ मेले को जो आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ होकर के 23 फरवरी तक संपन्न होने वाला है, उसको व्यवस्थित सुनिश्चित कराने के लिए 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित, बेहतर और हर बीमार तक पहुंचने के लिए आज एक बड़ी समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण, सभी विभागों के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो उपस्थित थे, प्रमुख सचिव महोदय और प्रयागराज से मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहब, वहां के जो उच्च अधिकारी हैं सभी उपस्थित थे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उम्मीद ऐसी की जाती है कि लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, साधु संत, कल्पवासी, पर्यटक आने वाले हैं। ऐसे सभी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, साधु संत को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए, और यदि कोई दिक्कत आती है तो उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर ली गई हैं। वहां पर 100 बेड का एक नया अस्पताल जो अस्थायी रूप से होगा बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 बेड के 2 अस्पताल, एक अरैल की तरफ, एक झूसी की तरफ अस्थायी रूप से भी बनाया जा रहा है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े में पहुंचने वाले बुजुर्ग सहित चिकित्सीय परामर्श पर जीवन के शेष दिन बिताने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या रहती है। इसलिए धार्मिक समागम में पहुंचने वालों के प्रति सरकार स्वयं को फिक्रमंद साबित करना चाहती है। महाकुंभ विदेशियों सहित देश के सभी राज्यों के सनातन पूजा पद्धति में भरोसा रखने वाले पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर आस्था के वशीभूत होकर प्रयागराज पहुंचने वालों को सकुशल लौटकर अपनों के बीच पहुंचना चाहिए। लखनऊ से के न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव सोई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने 6 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। यह मामला गांव सोई का है, जहां इस हृदय विदारक घटना ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भैया वो मेरे से कह रहा था, मम्मी 50,000 रुपये दिब्बा दिखाई से मेरा 30,000 कर्जा है फरीदाबाद को, और 2 टच के फ़ोन लूँगा मैं और 30,000 कर्जा फरीदाबाद को दूँगा। मैंने कही भैया मेरे पास कोई पैसा ना है, मैं तो तेरे बाप ने बर्बाद कर दी और मेरे पास कोई पैसा ना है। छोटा लड़का जो कहने लगो कि मम्मी ये पैसा मांग रहे हो तो कछु जाने दारू पिए, कछु जाके बहू में शॉपिंग करिए। तो वहाँ ने कही कि जब तुम्हारे बुढ़े मर गए तो हम बुलाए चोए। मैंने कही, वो छोटी वाली लड़की यूँ कहने लगी कि बुढ़े मर गए, वो पहले ही पेट भर गई बुढ़े को, तो मम्मी तू चल सोए। तो वो लड़की पकड़ के खींची है, छोटी वाली लड़की पकड़ के खींची है। तो भैया वो बड़ी वाली बहू आई है तो उन्हें यूँ कही है तू लड़की से हाथ नहीं लगाएगी, तू खबर ही ना है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मासिक बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए एसडीएम बेहट को 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। बैठक मंगलवार को तहसील प्रांगण में आयोजित की गई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी सुदेश पाल और तहसील अध्यक्ष अनुज शर्मा ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की मांग की। बैठक में नेताओं ने कहा कि किसान देश की ऋण है और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों को परेशान किया गया
तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जिला अध्यक्ष चौधरी सुरेश पाल। हमारी जो है 10 तारीख की मासिक मीटिंग होती है तहसीलों में, पूरे जिले की तहसीलों में सब। हमारी जो मांग है 5-7 मांग है किसानों की, मैं एसडीएम से अवगत कराऊंगे और उनका हल करवाने का काम करेंगे। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग तो है, एक तो सड़कों पर ठंड की वजह से जो अलावे जड़वाए जाए। नंबर 2, आधार कार्ड के केंद्र पर इतनी भीड़ हो रही, लोग बाग परेशान है, ये केंद्र बढ़ाए जाओ। और नंबर 3 पर आवारा पशुओं पर ध्यान दिया जाए, लोगों की खेती कर रहे हैं। और नंबर 4 है सड़कों पर अतिक्रमण इतना हो रहा है ठेली पेली वालों का। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।